तो पिछले पार्ट में हमने सबसे पहले श्रेक एकेडमी वर्सेस मिंगडू एकेडमी की फाइट देखी थी, जहां श्रेक एकेडमी की तरफ से वैंक्वेयर सबसे पहले आगे आती है। फाइट के दौरान वो मिंगडू एकेडमी की टीम के 2 मेंबर्स को बहुत ही आसानी से हरा देती है, जिससे मिंगडू एकेडमी की टीम के लीडर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वैसे मिंगडू एकेडमी की टीम की लीडर असल में त्यान रेन की बायोलॉजिकल सिस्टर है, मतलब वो सन एंड मून एम्पायर की प्रिंसेस भी है। वैसे उसने प्लान बना रखा था कि जैसे ही वो 3 मैचेस हारेंगे तो वो लोग टीम बैटल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो टीम बैटल नहीं कर पाती, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो वैंक्वेयर को चैलेंज करते हुए कहती है कि अगर वैंक्वेयर ने उसे हरा दिया तो उसकी टीम हार मान लेगी। एज एक्सपेक्टेडली वैंक्वेयर ने उसे हरा दिया था, जिसके बाद बैटल एरिना में प्राउड स्वॉर्ड सेक वर्सेस त्यान लॉन्ग सेक की फाइट हुई थी। यहाँ यू त्यान लॉन्ग, जो कि त्यान लॉन्ग सेक की टीम का लीडर है, उसने अपने थंडर टायरानोसॉरस रेक्स स्पिरिट की मदद से इस फाइट को बहुत ही आसानी से जीत लिया, जिसे यू हाउ की टीम समझ चुकी थी कि यू त्यान लॉन्ग से लड़ना इतना आसान नहीं होगा। वैसे फिर ये लोग यू त्यान लॉन्ग को भूलकर अपने अगले मैच की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि नेक्स्ट अब इनका ही मैच होने वाला है स्नो डेमन सेक्ट के साथ। वैसे गाइस, BTTH पार्ट 133 कुछ इश्यूज की वजह से हम यहाँ नहीं डाल पाए हैं, लेकिन वो हमने दूसरे चैनल पर डाल दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे अभी इस पार्ट की शुरुआत में हम वीवी को देखते हैं, जो कि अभी अपनी टीम से कह रहा था कि हमें बैटल एरिना की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि जल्दी होली स्पिरिट सेक्ट वर्सेस स्टारलो एकेडमी का मैच खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो सामने प्रिंसेस ज़्यू को देखते हैं, जो कि स्टारलो एकेडमी की टीम की लीडर थी। यहाँ उनके जो 4 मेंबर्स थे उन्हें बहुत ही ज्यादा चोट आई हुई थी, इस वजह से उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। ये देखकर अभी वीवी और बाकी सभी हैरान थे। प्रिंसेस ज़्यू कहती है कि ये सब पर्सनल बैटल के दौरान हुआ। आखिर में वो जाते वक्त इनसे बोलती है कि ये लोग अपनी फाइट पर ध्यान दें, क्योंकि विनर कमजोर नहीं है। वैसे इसके बाद अब सीन सीधा वहाँ बैटल एरिना पर आ चुका था, जहाँ टैंक सेक्ट और होली स्पिरिट सेक्ट के टीम को बुलाया जाता है। यहाँ वो रेफरी अनाउंस कर रहा था कि ये क्वार्टर फाइनल का लास्ट मैच है, क्योंकि ऑलरेडी 3 बैटल्स हो चुके हैं। ये 4th बैटल है, इसमें जो भी टीम जीतेगी वो टॉप 4 में अपनी जगह बना लेगी। वैसे वहाँ दोनों ही टीम्स की एंट्री होती है। अभी वैसे तो पहले गर्मी थी, लेकिन स्नो डेमन सेक्ट के वहाँ आते ही वहाँ ठंड पड़ने लगी है। वैसे रेफरी दोनों ही टीम्स के सिलेक्टेड मेंबर्स को आगे बुलाता है, तो टैंक सेक्ट की तरफ से यू हाउ आगे आता है और वहाँ स्नो डेमन सेक्ट की तरफ से यान फेंग नाम का उनका एक मेंबर, जिसने आते ही सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। और फिर रेफरी ने जब बैटल स्टार्ट करने का कहा तो उसने तुरंत ही अपनी स्नो डेमन पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इससे उसके हाथों का साइज बहुत बड़ा हो चुका था। अभी इन हाथों की तारीफ त्यान रेन भी कर रहा था, क्योंकि स्नो डेमन सेक्ट शुरुआत से ही अपनी पार दिखाने पर फोकस करने लगा है, जबकि पहले वो नॉर्मली लड़ रहे थे, जिससे उनकी पार के बारे में किसी को पता न चले। अभी दीन होंगचेंग को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, ऐसा कुछ पुराने बैटल्स के चलते। असल में ये जो स्नो डेमन पाम टेक्निक है, ये बहुत ही पॉइजनस टेक्निक है, और शायद किसी फाइट में दीन होंगचेंग के कुछ मेंबर्स भी इंजर्ड हुए थे। अभी यहाँ बैटल एरिना पर यू हाउ सबसे पहले क्यों आया, हमें इस चीज का रीजन बताया जाता है। जब रात के समय ये लोग अगले बैटल की प्रिपरेशन कर रहे थे, तब यू हाउ ने कहा था कि स्नो डेमन सेक्ट से पर्सनली इंडिविजुअली फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमें टीम बैटल करना चाहिए। उन्होंने भी श्रेक एकेडमी वर्सेस मिंगडू एकेडमी की फाइट देखी है, इसलिए वो जानते हैं कि टीम बैटल के रूल्स अब बदल चुके हैं। नॉर्मली अगर वो 3 मैचेस हारकर बाद में टीम बैटल के लिए हाँ करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। रूल्स के हिसाब से अगर किसी टीम को टीम बैटल करना है तो उससे पहले सामने वाली टीम को 3 मैचेस अलग हराने होंगे, और वो भी बिना अपनी एनर्जी को गवाए। ये चीज सच में बहुत मुश्किल थी, इसलिए टीम बैटल लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन यू हाउ कहता है कि टीम बैटल के बिना ये फाइट बहुत लंबी चल सकती है, इसलिए सबसे पहले मैं जाऊंगा। अभी इस चीज से वैंग डोंगर को तो बहुत चिंता हो रही थी। वो यू हाउ से कहने लगती है कि आखिर वो पहले क्यों जा रहा है, उसने तो अभी तक खुद को पूरी तरह से हील भी नहीं किया। यू हाउ कहता है कि उसके सबसे पहले जाने के कई रीजंस है। पहला रीजन तो यही है कि वो इंजर्ड है, इसलिए स्नो डेमन सेक्ट वाले कभी ये चीज गेस नहीं कर सकते कि यू हाउ ही सबसे पहले उनसे लड़ने के लिए आएगा। दूसरा, यू हाउ का फायदा ये है कि यू हाउ के पास जो मार्शल स्पिरिट्स है वो आइस टाइप भी हैं। साथ ही उनके हमले के बारे में अभी स्नो डेमन सेक्ट को ज्यादा अच्छे से नहीं पता। और तीसरा फायदा ये है कि अगर यू हाउ को थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है या इस फाइट के दौरान यू हाउ की ज्यादा एनर्जी कंज्यूम भी होती है, तो भी बाद में टीम बैटल के दौरान वो ऐसा कमांड प्लेयर मैच कर पाएगा। मतलब वो एक जगह खड़ा होकर उन सभी को कमांड दे सकता है
कि किस तरह से हमला करना है। यू हाउ की ये सारी बातें बिल्कुल सही थी, इसलिए सभी लोग एग्री करने लगे थे। साथ ही यू हाउ उन्हें बताता है कि उनकी जो सेकंड मार्शल स्पिरिट है वो भी कुछ मैचेस में इवॉल्व हो सकती है, इसलिए ये फाइट उसे ही करने दी जाए। जो सुनने के बाद बाकियों ने हाँ कर दी थी। उनके हाँ करते ही सीन वापस से अभी करंट फाइट पर आ जाता है, जहाँ यांग फैंग ने यू हाउ की तरफ हमला कर दिया था। पहले तो वो सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ वो यू हाउ पर हमला करता है, लेकिन यू हाउ सिर्फ अपने एक हाथ को आगे करते हुए उसके हमले को रोक लेता है। यू हाउ का दूसरा हाथ फ्रीज है, लेकिन फिर भी यू हाउ यान फैंग को और ज्यादा उकसा रहा है, जिससे यान फैंग उसके क्लोज आकर हमला करे। गुस्से गुस्से में यान फैंग सच में क्लोज आ जाता है और पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन यू हाउ ने उसका ये हमला भी रोक लिया था। या यान फैंग कहता है कि अगर तुम खुद को ज्यादा ही ताकतवर समझते हो तो एक ही हाथ से मेरे दूसरे हमले को रोक कर बताओ। इतना कहते हुए उसने यू हाउ पर हमला कर दिया, लेकिन यू हाउ ने भी अपने पहले ही हाथ को आगे कर उसे वापस पीछे हटा दिया था। हम देखते हैं कि यू हाउ के हाथ में कई सारे क्लॉज निकल आए हैं, जो कि एक सोल गाइडिंग टूल था, जिसका यू हाउ इस्तेमाल शुरू से कर रहा है, लेकिन उसने बस उसे एक्टिवेट नहीं कर रखा था। अभी इस चीज से वहाँ यान फैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी टीम मेंबर कहता है कि आखिर तुम इंतजार किसका कर रहे हो, तुम अपनी पूरी पावर दिखा सकते हो। ये सुनते ही यान फैंग तुरंत अपनी मार्शल स्पिरिट की सेकेंड अवेकनिंग को अनलॉक करता है, जिसके बाद उसकी मार्शल स्पिरिट ट्रांसफॉर्म हो रही थी, जिससे यान फैंग की पावर्स कई गुना ज्यादा बढ़ने लगी थी। यू हाउ सोच रहा था कि मुझे इस चीज का तो इंतजार था। अब हमें यहाँ पर वो पूरी स्टोरी बताई जाती है, जिस कारण से यू हाउ ने पहले फाइट करने का फैसला किया। सीन कुछ समय पहले पर आता है, जब यू हाउ नया नया ही मिस्टर मू का स्टूडेंट बना था। उन्होंने तब यू हाउ को सेकेंड अवेकनिंग के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि सेकेंड अवेकनिंग अभी सिर्फ नाउमेन सेक्ट ही कर सकता है। ये जो सेकेंड अवेकनिंग होती है ये बहुत खतरनाक होती है, इससे इस सोल मास्टर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने बताया था कि नाउमेन सेक्ट ने इस सेकेंड अवेकनिंग को 5 लेवल्स पर डिवाइड किया है, लेकिन जो सबसे कम लेवल है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अभी कलर के हिसाब से यू हाउ समझ चुका था कि यान फैंग असल में 5th लेवल पर है, मतलब सबसे कम लेवल पर। इसमें गिनती थोड़ी उल्टी चलती है, मतलब फर्स्ट लेवल वाला सबसे ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि उसका कलर गोल्ड कलर का होगा, और अभी यान फैंग जिस स्टेज पर है उसमें उसका कलर ब्रॉन्ज है। वैसे अब यान फैंग तुरंत ही सेकेंड अवेकनिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर यू हाउ पर हमला करना शुरू कर देता है। यू हाउ जो कि इस चीज का इंतजार कर रहा था, उसने भी तुरंत ही आइस गॉडेस को बाहर निकाल लिया था। साथ ही हमला करवाते हुए वो सामने एक बहुत बड़ा आइस स्टैचू सा क्रिएट करवा देता है। वैसे तो ये आइस पाम अटैक के कॉम्बिनेशन से बना है, लेकिन यू हाउ ने यहाँ बिल्कुल भी इंटेंशनली हमला नहीं किया है। यू हाउ ने सिर्फ किसी तरह से वहाँ यान फैंग को हवा में ही रोक लिया था। यान फैंग अभी उस बर्फ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यू हाउ उस बर्फ की दूसरी तरफ है। कुछ ही देर में वो इसमें कामयाब हो जाता है और कहता है कि अब तुम कैसे बचोगे। यू हाउ के चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि ये सारा उसका ही प्लान था। वो तुरंत ही चुटकी बजाते हुए एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन करता है और वहाँ से गायब होकर सीधा हवा में आ जाता है। वो व्हीलचेयर के साथ हवा में आ चुका था। इस दौरान यान फैंग भी समझ चुका था कि वो यू हाउ से नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि यान फैंग अभी नीचे की तरफ आ रहा है और यू हाउ ऑलरेडी उसके पीछे आ चुका है। यू हाउ जो हमला करने वाला था वो बहुत खतरनाक था। इसकी एनर्जी को महसूस करने से पहले ही यान फैंग ने हार मान ली। इस कारण से रेफरी तुरंत ही बीच में आ गए और एक बड़ी सी शील्ड क्रिएट करते हुए उन्होंने यू हाउ के हमले को रोक दिया, वरना यान फैंग को सीरियस इंजरीज भी आ सकती थी। अभी इस हमले से सभी लोग हैरान थे, खासकर स्याओ स्याओ। वो कह रही थी कि यू हाउ आखिर टेलीपोर्ट कैसे हुआ, जिस पर वैंग डोंगर उसे बताती है कि यू हाउ की जो 5th सोल रिंग है वो एक ऐसे बीस्ट की सोल रिंग है जो कि किसी भी दूसरे मार्शल स्पिरिट के मूव्स को कॉपी कर सकता है। तभी जू शेंसी कहने लगता है कि तुम उसे सीधे सीधे क्यों नहीं समझा देती कि यू हाउ ने वहाँ जाने से पहले मेरी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को कॉपी किया था। वो अभी बस क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन बात जो भी हो वो लोग इस मैच को जीत चुके हैं। वैसे इसके बाद अब सेकेंड राउंड स्टार्ट होना था, जिसके लिए स्नो डेमन सेट की टीम की तरफ से यी फेंग नाम का मेंबर आगे आता है। वो आगे आते हुए यू हाउ से बोल रहा था कि भले ही तुम व्हील चेयर पर बैठे हुए हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा, इसलिए अगर तुम चाहो तो हार मान सकते हो। यू हाउ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मुझे उस यान फेंग से भी कमजोर लग रहे हो। अब ये बात सुनकर यी फेंग को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही हमला करना शुरू कर देता है। अभी जब वो अटैक कर रहा था तो आइस गॉडेस आगे बढ़कर उस पर हमला करती है,
लेकिन रास्ते में ही यी फेंग इसके हमले को डॉज कर लेता है और फिर से पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। असल में उसका टारगेट आइस गॉडेस है ही नहीं, वो तो यू हाओ पर हमला कर रहा था। अचानक से वो यू हाओ पर अटैक करता है और वहाँ एक धमाका होता है। ये देखकर अभी वैंग थॉन्गर को यू हाओ की चिंता हो रही थी, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि ये फेंग का टारगेट असल में यू हाओ की व्हील चेयर थी, जिसे यू हाओ खुद से नहीं हिला सकता, इसलिए उसने व्हील चेयर पर हमला किया। अभी इस हमले की वजह से यू हाओ अपनी व्हील चेयर के साथ हवा में आ चुका था। यू हाओ पहले से जानता था कि ये यी फेंग यही करेगा, इस वजह से उसने आइस गॉडेस की मदद से पहले से ही वो फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था जिसे वो यी फेंग पर हमला करने वाला है। वहाँ जमीन से आइस एम्पर स्वॉर्ड का क्लोन निकलता है, जिसके कारण यी फेंग सीधा हवा में फिक जाता है। वहाँ आते ही उसने तुरंत ही अपने स्पिरिट हैमर को बाहर निकाल लिया था। यहाँ उसने अपनी सेकेंड अवेकनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है। यू हाओ देखकर हैरान था कि ये भी ब्रॉन्ज लेवल पर ही है, मतलब ये भी 5th लेवल पर है, पर इसकी जो एनर्जी थी वो यू हाओ को यान फेंग से ज्यादा लग रही थी। यहाँ उस आइस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही यी फेंग यू हाओ पर हमला करने वाला था। वो कह रहा था कि अब तैयार रहना, क्योंकि तुम मेरा सबसे खतरनाक हमला देखने वाले हो। यू हाओ मन में सोचता है कि ये हमला जितना ज्यादा खतरनाक होगा मेरे लिए उतना ही अच्छा है। इतना सोचते हुए उसने तुरंत ही स्काई ड्रीम की वो शील्ड बाहर निकाल ली थी। ये हमला जैसे ही आकर उस शील्ड से टकराता है तो वो शील्ड अपने आप ही उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। अभी ये फेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है। उसने तो बस अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया था। अचानक ही वहाँ एक धमाका होता है, जिसकी वजह से यी फेंग आकर सीधा नीचे गिरता है। उसकी एनर्जी ही खत्म हो चुकी थी। इस वजह से रेफरी अनाउंस करता है कि ये सेकंड मैच भी तैंग सेक ने जीत लिया है। इसके बाद अब बारी थी थर्ड मैच की, जिसके लिए खुद लॉन्ग आओतियान लड़ने के लिए आने वाला है। असल में आओतियान स्नो डेमन सेक की टीम का लीडर है और साथ ही उनकी यंगर जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल मास्टर है। इस वजह से उसके खड़े होते ही यहाँ ऑडियंस जोर जोर से स्नो डेमन ड्रैगन चिल्लाने लगी थी, क्योंकि उसे स्नो डेमन सेट का ड्रैगन कहा जाता है। वैसे इधर अभी स्काई ड्रीम यू हाओ से कह रहा था कि तुमने इस हमले को रोककर बहुत अच्छा किया, लेकिन ध्यान रखना कि अब तुम उस शील्ड का इस्तेमाल आज के दिन फिर से नहीं कर सकते। यू हाओ कहता है कि कोई बात नहीं। वैसे जब आओतियान वहाँ बैटल एरिना में आने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में काले बादल छाने लगे थे। यू हाओ मन में सोच रहा था कि आओतियान स्नो डेमन सेट की टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है और पहले ही स्नो डेमन सेट 2 मैचेस लगातार हार चुका है। इस वजह से उसका कैप्टन यहाँ खुद आया है, जिससे वो बता सके कि उनकी टीम कमजोर नहीं है। वहाँ आओतियान ने अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया था, जिसके बाद यू हाओ भी अपनी मेंटल पावर को रिलीज करता है। दोनों की ही मेंटल पावर जैसे ही वहाँ टकराती है तो बैटल एरिना में एक बहुत ही तेज धमाका होता है, जो देखकर सभी टीम्स हैरान थे। यू हाओ मन में सोच रहा था कि हम दोनों की ही एनर्जी पावरफुल है, लेकिन आओतियान ने भी अपनी मेंटल पावर को बहुत बैलेंस कर रखा है। ये बिल्कुल हेवन एंड अर्थ की एनर्जी की तरह है, पूरी तरह से स्टेबल। यू हाओ अभी अपने मन में कहता है कि ये लड़का इतनी कम एज में हेवन एंड अर्थ की एनर्जी और उनकी स्टेबलनेस को इतने अच्छे से समझ चुका है। इसी कारण से ये इनकी यंगर जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल मास्टर है। यू हाओ कहता है कि आगे चलकर अगर ये सुपर डॉलो की पोजीशन पर पहुंचता है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। वैसे दोनों की एनर्जी टकराने से वहाँ जो धमाका हुआ था उसके चलते दोनों ही थोड़े से पीछे हट गए थे। अभी आओतियान ने तो खुद को रोक लिया था, लेकिन यू हाओ की व्हीलचेयर थोड़ी सी ज्यादा पीछे हट गई। इस वजह से सभी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। हालांकि आओतियान को इस चीज से बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है। वो मन में कह रहा था कि भले ही ये लड़का व्हीलचेयर पर हो, पर ये बात मैं नहीं भूल सकता कि इसी के दिमाग की वजह से अभी तैंग सेट क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच चुका है। इतना सोचते हुए वो यू हाओ से कहता है कि मैं स्नो डेमन सेट का सोल सेंट तुम्हें अपनी पूरी पावर से लड़ने के लिए चैलेंज करता हूँ। अभी सभी लोग इससे हैरान थे, क्योंकि आओतियान खुद को सोल सेंट कह रहा था। यू हाओ मन में सोचता है कि शुरुआत से ही उसने कई सारे सोल सेंट देखे, लेकिन या तो उनमें से आधे घोस्ट मार्शल सोल्स का इस्तेमाल करते थे या फिर किसी तरह के सोल गाइडेंस टूल से, लेकिन आओतियान के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल और एक असली सोल सेंट है। इस वजह से यू हाओ कहता है कि मैं अपनी पावर को और नहीं छुपा सकता। इतना कहते हुए उसने अपनी मेंटल एनर्जी को सीधा आओतियान की तरफ रिलीज कर दिया था। आओतियान उसे बहुत ही इजी रोक लेता है। अभी यू हाओ इस चीज से हैरानी से मन में कहता है कि ये तो पक्का है
कि आओ ध्यान अपनी सेकेंड अवेकनिंग कर चुका है, लेकिन आखिर वो सेकेंड अवेकनिंग के किस लेवल पर होगा? क्या वो ऑलरेडी सेकेंड या फर्स्ट लेवल अचीव कर चुका होगा? वैसे अब इतने में ही आओ ध्यान यहाँ यू हाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो देखकर यू हाओ ने तुरंत ही अपनी एनर्जी से अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट कर ली थी, जो कि यू हाओ की जगह वहाँ सामने आकर लड़ सकती है। अभी यू हाओ उसकी मदद से वहाँ आओ ध्यान पर हमला कर पाता है, लेकिन आओ ध्यान ने उस स्पिरिचुअल बॉडी को रोक लिया था। इन दोनों के बीच फाइट चल रही थी, जिस फाइट के दौरान आओ ध्यान यू हाओ से बोलता है कि तुम सच में पावरफुल हो, तुम्हारे साथ फाइट करने में मुझे बहुत मजा आएगा। इतना कहते हुए वो यू हाओ के स्पिरिचुअल बॉडी को पीछे हटाता है, लेकिन यू हाओ ने भी हार नहीं मानी थी। वो पूरी बार से उस पर हमला करने लग जाता है। कुछ देर तक इनकी ये लड़ाई इसी तरह से यहाँ बैटल एरिना के बीच चलती है। अचानक ये आओ ध्यान अपनी पार को बढ़ाते हुए यू हाओ की स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे यू हाओ को इंटरनली बहुत डैमेज पहुंचा था। वो सोचता है कि अभी भी मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है, जिसके बाद यू हाओ वहाँ वैंग डोंगर की स्पिरिट को बाहर बुलाता है। यू हाओ कह रहा था कि स्पिरिट फ्यूजन के लिए जरूरी नहीं कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, वैसे भी तुम मेरे दिल में हो। इतना कहकर यू हाओ यहाँ वैंग डोंगर की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए किंग ऑफ हेल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वहाँ एक स्पिरिचुअल बॉडी समन हो चुकी थी, जो कि किंग ऑफ हेल की है। जिसके बाद वहाँ कई सारे डैगर्स यू हाओ के सामने आ जाते हैं। वहाँ वो जो डैगर्स थे ये पॉइजनस एनर्जी से घिरे हुए हैं। यू हाओ इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सारे डैगर्स को सीधा आओ ध्यान की तरफ रिलीज कर देता है। आओ ध्यान अभी उन्हें रोकने के लिए अपनी सेकेंड अवेकनिंग का इस्तेमाल करने लगा था। उसकी बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही थी। अभी ये चीज देखकर उसके टीम मेंबर्स भी हैरान थे, क्योंकि आओ ध्यान इतनी आसानी से कभी भी अपनी सेकेंड अवेकनिंग को स्टार्ट नहीं करता, लेकिन वो यू हाओ को अपना रियल ओपोनेंट मानता है। इस वजह से उसने यू हाओ के सामने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी अवेकन होकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। यू हाओ देखता है कि आओ ध्यान असल में सेकेंड लेवल की अवेकनिंग तक पहुंच चुका है। ऐसा यू हाओ को उसकी अवेकनिंग के कलर से पता चला था। हम देखते हैं कि वो डैगर्स जो कि अभी यू हाओ ने आओ ध्यान की तरफ फेंके, उन्हें आओ ध्यान ने रोक लिया था। आओ ध्यान अपनी एनर्जी की मदद से उन्हें आसपास सर्कुलेट कर देता है। इससे वो डैगर्स उसके करीब तो आते हैं, लेकिन साइड हटते हुए जमीन पर जा लगते हैं। अभी ना ही आओ ध्यान हारा था और ना ही यू हाओ। बस यू हाओ भी ये जरूर कह रहा था कि इस ब्लो की वजह से मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। तभी आओ ध्यान बोलता है कि मैं तैयार हूँ, अब तुम अपनी पूरी पावर से मुझ पर हमला कर सकते हो। असल में उसने सेकेंड अवेकनिंग की है, इसलिए जिससे कि वो यू हाओ के साथ फुल पावर बैटल कर पाए। लेकिन अचानक ही यू हाओ खुद ब खुद हार मान लेता है। ये चीज सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। आओ ध्यान यहाँ यू हाओ के करीब आते हुए कहता है कि तुम बहुत पावरफुल हो। अब तक इस कंपटीशन में मैंने जितने भी लोगों के साथ फाइट की, तुम उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी फाइट फिर से होगी और तब तुम सच में अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करोगे। यू हाओ कहता है कि मैं ऐसा जरूर करूंगा और इसके बाद वो अपनी टीम के पास आ जाता है। यहाँ वीवी कह रहा था कि अगर हम नॉर्मली 1 वर्सेस 1 मतलब इंडिविजुअल फाइट करते भी हैं, तो भी हम आओ ध्यान को नहीं हरा सकते। पर यू हाओ उससे कहता है कि उसने सब कुछ सोच समझ कर किया है। उसने जो किंग ऑफ हेल टेक्निक का इस्तेमाल कर पॉइजनस डैगर्स छोड़े थे, उनका जो आयरन पॉइजन था वो आओ ध्यान की बॉडी में फैल चुका है। आओ ध्यान भले ही ये चीज ना दिखाए, लेकिन वो उसके मेरिडियंस को अफेक्ट कर रहा है। अभी आओ ध्यान को भी इस चीज का अच्छे से पता नहीं है, लेकिन कुछ ही समय में वो पॉइजन पूरी तरह से अपना असर करना शुरू कर जाएगा, जिससे आओ ध्यान फिर पूरी बार के साथ नहीं लड़ सकता। यू हाओ ये बात बताते हुए कहता है कि हमें करीबन 2 मैचेस आओ ध्यान के साथ चाहिए होंगे, क्योंकि 2 मैचेस के बाद आओ ध्यान अपनी काफी बार खो देगा। अभी ये सुनने के बाद ज़ियाओ ज़ियाओ आगे आते हुए कहती है कि फिर अगले राउंड में मैं जाऊंगी। वो मन में सोच रही थी कि उसे किसी भी तरह ये मैच लंबा चलाते हुए आओ ध्यान की ज्यादा से ज्यादा फिजिकल और सोल पावर को कंज्यूम करना होगा। इसके बाद अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जहां ज़ियाओ ज़ियाओ शुरुआत में ही अपनी गोल्डन फर्नेस को बाहर निकालते हुए हमला करने लग जाती है। यहाँ आओ ध्यान ने वैसे तो अपनी सेकेंड अवेकनिंग को यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो आराम से उस फर्नेस को रोक लेता है और बाद में उसी के थ्रू ज़ियाओ ज़ियाओ पर हमला करने लग जाता है। ज़ियाओ ज़ियाओ अपनी दूसरी फर्नेस क्रिएट कर उसके हमले को रोकती है। तभी वहाँ आओ ध्यान अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन इतने में ही ज़ियाओ ज़ियाओ फ्लूट बजाना शुरू कर देती है, जिस कारण आओ ध्यान का कंसंट्रेशन अपनी टेक्निक पर से हट जाता है।
इसी का फायदा उठाते हुए ज़्याओ ज़्याओ अपनी 5th सोल रिंग का इस्तेमाल कर रही थी। उसका ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन फिर भी आओ त्यान ने इसे रोक लिया। बल्कि आओ त्यान यहाँ उसी हमले को रिवर्स करते हुए अपनी पार का इस्तेमाल कर ज़्याओ ज़्याओ पर इतना खतरनाक हमला करता है कि इससे ज़्याओ ज़्याओ के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ज़्याओ ज़्याओ ने हार तो मान ली थी, लेकिन इस फाइट में जितना डैमेज वो आओ त्यान को देना चाहती थी उतना नहीं दे पाई, बल्कि उसने अपनी बहुत ज्यादा पार खो दी है। तभी हम वहाँ ऊपर होली स्पिरिट चर्च के लीडर को देखते हैं, जो कह रहा था कि कुछ भी हो आओ त्यान सभी टीम में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसी दौरान हम टीचर जुओ के पास आते हैं, जो कह रही थी कि अब मुझे समझ आया कि आखिर यू हाओ ने तब हमारी टीम से हारने का फैसला क्यों किया था। वो बताती है कि जो फर्स्ट ग्रुप था जिसमें श्रेक एकेडमी थी, वो ग्रुप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब उन्हें आपस में फाइट नहीं करनी थी और ये चीज पहले से ही क्लियर थी कि वही ग्रुप फाइनल्स तक पहुंच जाएगा। अगर तब श्रेक एकेडमी हारी होती तो अभी टैंक सेक्ट की जगह पर श्रेक एकेडमी यहाँ स्नो डेमन सेक्ट से फाइट कर रही होती। अभी उनकी ये बात सुनकर वैंक्वायर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे फिर से याद दिला दूं, अगर आपने BTTH पार्ट 133 नहीं देखा है तो वो आपको सेकंड चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर उसे जरूर देख लेना।